हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू की थी गवर्नर जनरल की सीरीज, जो कि ये क्लासें होंगी एआरओ और आरओ के लिए फोकस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हम लोग इसके कई लेक्चर पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो न देखा हो वो जरूर देख लें। आज हमारा टॉपिक होगा लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था, ये 1823 से 1813 से 1823 तक था। ये कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके टाइम पर, मतलब 1813 से 23 तक जितनी भी घटनाएं भारतीय इतिहास में घटी होंगी, वो कहीं ना कहीं इस गवर्नर जनरल से अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए इसका कार्यकाल जरूर याद रखना है। और वैसे भी सारे गवर्नर जनरल हमें नहीं पढ़ना है बेवकूफियों की तरह सारे गवर्नर जनरल रट रहे हैं। वो गवर्नर जनरल, देखिए एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। अब गवर्नर जनरल सारे नहीं आते, कुछ गवर्नर जनरल हैं, लगभग 14-15, बस उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16। बहुत इंपॉर्टेंट है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, चूंकि 1813 से 23 तक है और 14-16 इसी के बीच में आता है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध में दो जनरल इसने भेजे थे। तो पहला जो जनरल था वो था गिलिस्पाई इसमें मारा गया था, लेकिन बाद में जनरल ऑक्टरलोनी को भेजा। जनरल ऑक्टरलोनी को सफलता मिली, तो मलाव नगर को अमर सिंह थापा से इसने छीन लिया था और ऑक्टरलोनी ने गोरखों को मात दे दी, अर्थात उसे पराजित किया। और इसके बाद यहाँ पर एक संधि हो जाती है जिसको कहते हैं सगौली की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि युद्ध के लास्ट में होती, तो युद्ध 1816 तक रहा, तो ये संधि 1816 में हो गई। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1814 से लेकर 1816 तक। इसमें कौन दो जनरल वहां पर भेजे थे? तो पहला गिलिस्पाई को भेजा जो मारा गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन अंग्रेज जनरल मारा गया, ठीक है। और फिर ऑक्टरलोनी को सफलता मिली। इसको गोरखा युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि नेपाली जो होते हैं वो गोरखा होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग मराठों को टारगेट करता है, समझ गए। तो जो मराठों से युद्ध लड़ता है वो होता है 1817 से 18 तक। और इस युद्ध में ये मराठों के साथ अंग्रेजों का तीसरा युद्ध है। मराठों के साथ अंग्रेजों का ये तीसरा युद्ध है 1818। इसमें मराठों को फाइनली ये पराजित कर देता है, ठीक है। तो मराठों को अंततः पराजित करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। तो चलिए आइए देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग और भारतीय राज्य, है ना, इसकी क्या पॉलिसी थी। तो भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के 3 उद्देश्य थे। पिंडारियों का दमन करना। अब आप कहेंगे पिंडारी कौन है? तो पिंडारी बेसिकली मराठों के सहयोगी है। तो जब ये पिंडारियों का दमन करेगा तो मराठा उनको बचाने के लिए सामने आएंगे, और इसी तरीके से शुरू हो जाएगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते लॉर्ड हेस्टिंग के भारत में 3 उद्देश्य थे। पिंडारियों का दमन करना, मराठों को कंपनी का अधीन लाना, और जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं उनको भी अंग्रेजी साम्राज्य में लाना। ये 3 उद्देश्य थे। तो सबसे पहले इसने पिंडारियों का दमन करने का प्रयास किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो पिंडारी कौन है? तो पिंडारी एक्चुअल में मराठों के मित्र हैं, और पिंडारी ज़्यादातर लूट मार का काम करते थे। तो अंग्रेजों के सामने ये खटकते थे, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग इनका दमन करना चाहता है। तो जब पिंडारियों का दमन करने आएगा लॉर्ड हेस्टिंग, तो मराठे उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे। तो पिंडारियों के बारे में कुछ पॉइंट है। मल्हारराव होलकर ने इनको सुनहला झंडा दिया था, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। सिंधिया ने इन्हें नर्मदा घाटी में जागीर दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मराठों के मित्र हैं। जो अंग्रेज मेलकम था ना, इसने मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी। किसको कहा इसने? पिंडारियों ने, पिंडारियों को। मतलब मेलकम ने कहा कि पिंडारी लोग जो हैं वो मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। और पिंडारियों के नेता कौन थे? चीतू, वासिल मोहम्मद
और करीम खां। तो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दमन का निश्चय किया, मतलब पिंडारियों के दमन का निश्चय किया, तो परिणाम क्या हुआ? मराठे सामने आ गए उनको बचाने के लिए। तो शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो 1817 से 1818 तक चला। तो ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है, इसको हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो इस पेज पर हम लोग देखते हैं इसको। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ठीक है। इसका कारण क्या है? पिंडारियों का दमन। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की मराठा नीति क्या है, पहले ये देख लो। अंग्रेजों को भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाना चाहता था। इसके लिए जो मराठा सरदार थे, सिंधिया, भोसले, होलकर, इनका दमन जरूरी है। क्योंकि आप अगर पहले क्लास देखे होंगे इसके वाले, तो उसमें हमने आपको 1802 की बेसिन की संधि पढ़ाई थी। 1802 में बेसिन की संधि, इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने मराठा स्वतंत्रता गिरवी रख दी थी अंग्रेजों के पास। ये सहायक संधि थी, ठीक है। बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था, उसने वेलेजली के साथ की थी। तो इस संधि के बाद जो मराठों की स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई। तो ये इन मराठा सरदारों के लिए बड़ा अपमान की स्थिति थी। तो इन मराठा सरदारों ने बदला लेने का प्रयास किया। तो ये जो सिंधिया, भोसले, होलकर, नागपुर के अप्पा साहब, ये सब बार बार उछल रहे हैं, अंग्रेजों से मोर्चा लेते हैं। तो इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा ही दमन कर देंगे तो मराठा साम्राज्य बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग की मराठा नीति आपको समझ में आई। बहुत शॉर्ट में हम आपको कम समय में इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास लगभग 15 मिनट का रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसने इनको दबाने का प्रयास किया। तो नागपुर के जो अप्पा साहब थे, उनके ऊपर अटैक किया और उनको पराजित करके उनसे संधि कर ली 1816 में। फिर पेशवा से भी इसने संधि की, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जिसको कहते हैं पूना की संधि, 1816 में पेशवा से की। और इस संधि में शर्त क्या रखी? मराठा संघ समाप्त हो गया, यानी मराठा संघ को समाप्त कर, जो शिवाजी ने एक मराठा संघ स्थापित किया था, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया पूना की संधि से। पेशवा के साथ संधि की और उसमें शर्त रख दी कि आज के बाद मराठा संघ समाप्त। तो मराठा संघ यहां से समाप्त हो गया, सॉरी। अब सिंधिया से भी संधि करता है, तो 1817 में सिंधिया से संधि हो जाती है। तो इन संधियों के माध्यम से इन मराठा सरदारों को लॉर्ड हेस्टिंग क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। फिर ये जो 3 संधियां हुई, नागपुर की संधि, पूना की संधि और सिंधिया की साथ संधि, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पूना की संधि भले ही आप याद रखिएगा। तो ये जो तीनों संधियां अगर हम देखें, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3, इनको अगर मिला के देखा जाए तो अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हुई, अंग्रेजों के फेवर में थी। लेकिन ये मराठों के लिए अपमान था। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए विवश होकर पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने का प्रयास किया और अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो मराठा सरदारों ने पेशवा के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया, बट मराठों की पराजय हुई। लेकिन मराठा पराजित हुए, सफल नहीं हुए। तो पेशवा को पराजित किया अंग्रेजों ने, यानी लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम चल रहा है किरकी के स्थान पर। भोसले को पराजित किया सीताबर्डी के स्थान पर, और होलकर को पराजित किया महिदपुर के स्थान पर। इस तरीके से मराठों के जितने सरदार थे, इन सभी को इसने कर दिया पराजित। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। और इस तरीके से ये तीसरा एंग्लो मराठा वार लगभग अंत पे आ गया है। लेकिन अभी इन्हें जब पराजित करेगा तो इनका भी हिसाब भी करेगा। तो हिसाब क्या किया देखो जरा ध्यान से। अगले पेज पे हम लोग आते हैं, अगली सीट पर आते हैं। बाजीराव सेकंड को गद्दी से उतार दिया और 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? बिठूर, कानपुर के पास। कहता जा अब तुम बिठूर में आराम करो, पेंशन ले लो, ठीक है, और अब तुम शासन न करो, मराठा संघ भंग हो चुका है। सतारा की जो गद्दी थी वो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी, और शेष जो मराठा प्रदेश था वो अंग्रेजी साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया।
इस तरीके से मराठों का अंत किया इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने। फिर एक मंदसौर की संधि होती है लास्ट में जनवरी 1818 में होलकर और अंग्रेजों के साथ। तो होलकर ने खानदेश सहित नर्मदा नदी के पार का समस्त क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरीके से मराठाओं का हुआ अंत। तो इसमें जो कुछ भी हमने पढ़ाया सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तो मराठों को तो इसने खत्म कर दिया। अब जो मुगल सम्राट था उसके साथ इसने कैसा व्यवहार किया, एक चीज याद रखना। जब अंग्रेज भारत आए थे शुरू में व्यापार करने के लिए, तो उस समय जहांगीर का टाइम था, है ना। तो जो टॉमस मुनरो आया था हाँ, तो वो उसके काल में, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो ये क्या करते थे, मुगल बादशाह के सामने हाथ जोड़कर विनती करते थे और किसी तरीके से मुगल बादशाह को संतुष्ट करने का प्रयास करते थे ताकि वो हमें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दे। लेकिन इस समय तक आते आते, लॉर्ड हेस्टिंग के काल तक आते आते मुगल बादशाह की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब ये जो अंग्रेज गवर्नर जनरल है ये मुगल बादशाह को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग है, ये मुगल सम्राट को क्या कहता है, कहता हमारा विशेष कृपा पात्र है। कहता है कि मुगल सम्राट कुछ नहीं है, इसके ऊपर तो हमने कृपा, अपनी कृपा से इसको हम बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारा विशेष कृपा पात्र भरत, ये हमारा भाई है, इसके ऊपर हम कृपा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम जब चाहे तब इसको हटा दें। आदरणीय पुत्र कहता है ये उसको, मुगल बादशाह को, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने लगता है जो गवर्नर जनरल है। तो जब ये मुगल बादशाह को कोई लेटर लिखता है तो उसमें ये संबोधन प्रयोग करता है। इन संबोधन से नहीं लगता है कि अब अंग्रेज गवर्नर कहता हमारा पुत्र, मुगल बादशाह को पुत्र कहता है। अब यहीं से समझ जाओ, यानी ये पिता हो गया, वो पुत्र हो गया। पिता बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका सांकेतिक मतलब ये हुआ कि भारत में अब मुगल सम्राट अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, ठीक है। फिर हेस्टिंग ने मुगल सम्राट से तब तक मिलने की मनाही कर दी, यानी लॉर्ड हेस्टिंग कहता है कि मुगल सम्राट से हम नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो बराबरी की हैसियत से हमसे नहीं मिलेगा। मतलब अब मुगल बादशाह को हम बादशाह नहीं मानते, वो हमारे बराबर का आदमी है, और जब हम इससे मिलेंगे तो ये हमसे हाथ मिलाए तो हम इससे मिलेंगे। तो इसने बड़ा दबाव बनाया मुगल बादशाह के ऊपर। फिर लॉर्ड हेस्टिंग का जो उत्तराधिकारी आता है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर जनरल था एम हर्स्ट, ठीक है, तो ये 1827 में मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान के साथ मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल मुगल बादशाह से बराबरी के हैसियत से पहली बार मिला, तो वो कौन था, एम हर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की राजपूत नीति क्या थी। तो जो राजपूत रियासतें थी उनसे इसका क्या संबंध था, तो उसमें बड़ी रियासतें थी राजपूतों की, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो इसने हेस्टिंग्स ने दिल्ली में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाप को इनसे संधियों के विषय में बातचीत करने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बनेगा कि राजपूत रियासतों के साथ संधि करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किसे भेजा था, ठीक है, तो चार्ल्स मेटकाप को भेजा था। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार क्या है भारत में, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो प्रशासनिक सुधार किए, तो उस समय इसके शासनकाल में कौन कौन से प्रशासक थे, ये एक जगह हमने लिख दिया है। तो इन प्रशासकों की मदद से उसने प्रशासनिक सुधार किए। तो एक था जॉन मेलकम, एक था चार्ल्स मेटकाप, एक था सर टॉमस मुनरो और एक था एल्फिंस्टन, ठीक है, स्टुअर्ट भी था। तो ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जॉन मेलकम का सहयोग इसने कहाँ लिया था, मराठों के दमन में। तभी ये जॉन मेलकम क्या कहता है मराठों को, उनको पिंडारियों को क्या कहता है, कहता है ये तो मराठों के शिकारी कुत्ते हैं, मेलकम बोलता है ना। चार्ल्स मेटकाप को अभी भी हमने आपको बताया, इसने राजपूतों के साथ संधि करने के लिए इसको नियुक्त किया था। अब सर टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन का ये प्रयोग कहाँ करता है, कौन से प्रशासनिक कार्य करवाता है। तो आइए देखते हैं टॉमस मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो मतलब जहांगीर के काल में कौन आया था? टॉमस रो आया था, है ना, पढ़ा चुके हैं हम, आपको ध्यान रखना। टॉमस रो, और ये टॉमस मुनरो है। और एक हेक्टर मुनरो भी अंग्रेज था, वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। तो ये नाम याद रखना, टॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो और टॉमस रो। तो टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखना। तो टॉमस मुनरो को 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया। तो जब ये मद्रास के इसको गवर्नर बनाया तो उसने मालाबार, मदुरै, कन्नड़, कोयम्बटूर और डिंडीगुल, ये वही डिंडीगुल है जो हैदर अली ने जहां पर शस्त्रागार स्थापित किया था। तो यहाँ पर इसने रैयतवाड़ी कर व्यवस्था लागू की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉमस मुनरो ने 1820 में कहाँ कहाँ रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया था, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे पहले रैयतवाड़ी का प्रयोग किया था तमिलनाडु के 12 महल में, ये आप लिख लीजिएगा, 12 महल डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का जो 12 महल डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर पहली बार टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये भी याद रखना। फिर एल्फिंस्टन, तो एल्फिंस्टन एक्चुअल में बॉम्बे में था। तो एल्फिंस्टन से इसने कहा कि देखिए, जितना भी हमने मराठा साम्राज्य जीता है, तो उसके आसपास की जो भूमि है जो हमको मराठा विजय के बाद मिली है, तो वहाँ से भूराजस्व कैसे वसूला जाए उसकी व्यवस्था तुम्हें करनी है। तो एल्फिंस्टन कहाँ था? बॉम्बे में। तो एल्फिंस्टन को पेशवा से प्राप्त, यानी मराठा पेशवा से प्राप्त किए हुए प्रदेश की भूमि कर व्यवस्था करनी थी, इसको ये जिम्मेदारी दी। तो उसने जानते हो क्या किया? बॉम्बे में माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रणाली के मिश्रण से भूमिकर व्यवस्था की। अब मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी क्या होती है? तो जमींदारी व्यवस्था तो हम पढ़ा चुके हैं, जब हमने पढ़ाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में भारत में जमींदारी व्यवस्था आई थी। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी ये अलग लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, भूमि कर व्यवस्था है ये मालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो एल्फिंस्टन ने पेशवा से प्राप्त क्षेत्र में माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी का मिला जुला स्वरूप स्थापित किया और उसके माध्यम से वहां से कर की वसूली की। तो इसका मिश्रण यहाँ प्रयोग किया। तो इसमें कृषकों के अधिकार सर्वेक्षण के पश्चात निश्चित कर दिए गए कि किसानों के क्या अधिकार रहेंगे वहां पर, और भूमि कर संग्रह का अधिकार कुछ वर्षों के लिए पाटिलों को दे दिए गए। तो ये पाटिल जो होते थे ग्रामीण क्षेत्र में भूमि कर वसूली करते थे, ठीक है, मराठवाड़ा क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं इसके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स काल शासनकाल में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1822 याद कर लेना। बंगाल में रैयत यानी किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया या किस गवर्नर जनरल के काल में आया? हेस्टिंग्स ने प्रेस पर नियंत्रण भी समाप्त कर दिया था। जो भारत के प्रेस पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया था, उस नियंत्रण को भी इसने हटा लिया था। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा लॉर्ड हेस्टिंग। हम यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज यहाँ पर ये हमने शुरू की है। जो गवर्नर जनरल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम पूरा ज्योग्राफी कराएंगे। 10-15 मिनट के लेक्चर होते हैं। अगर आपने देख लिए 2-3 बार, तो इनसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, ना तो समीक्षा अधिकारी और ना ही पीसीएस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि ये हम बहुत ही एनालिसिस करके ये हम लेक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, और ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ इसका मिल जाएगा, और आप लेक्चर को देखिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए पता नहीं चल पाता है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।